चलिए सीधे रुख करते बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का, जो इस वक्त क्या कुछ करे सुनाते हैं आपको। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित साथी और यहां पर उपस्थित साथियों, सबसे पहले मैं संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर श्री काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भाइयों, आज यहां पर हमारे बीच में आगरा मंडल के हमारे साथी सभी हैं, रिजर्व सीटों के और अन्य साथी भी हैं। लेकिन इनके सबके नाम लेने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां पर जिस तरह से आज ये अपार भीड़ इकट्ठा हुई है और ये प्रांगण छोटा पड़ गया है, जितने लोग अंदर हैं उतने ही लोग हमको बाहर दिखे। ये साफ दिखता है कि उत्तर प्रदेश में आगे क्या होने वाला है। 2022 में अब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबकी नेता सुश्री बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने से अब कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये निश्चित है कि वो अब की बार 2022 में एक बार फिर से आपके बीच में मुख्यमंत्री के रूप में आने का काम करेंगे। श्री भारतेंद्र अरुण जी आगरा छावनी से हमारे, जिनको कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना आशीर्वाद दिया है चुनाव लड़ने के लिए, श्रीमती किरण केसरी जी, जिनके क्षेत्र में हम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर मुकेश राजपूत जी, श्री गंगाधर कुशवाहा जी, श्री रवि भारद्वाज जी, श्री शैलू जादैन जी फतेहाबाद, श्री नितिन वर्मा जी वाह, श्री सर्वेश बघेल जी अहमदाबादपुर, श्री अमर सिंह जी टुंडला, मथुरा से हमारे कई बार रहे विधायक मंत्री श्री श्याम सुंदर शर्मा जी, जो अभी भी हमारे विधायक हैं, श्री राजकुमार रावत जी पूर्व विधायक। इन लोगों को भी दोबारा से हमारी अन्य साथियों के साथ में हमारी नेता ने दोबारा मैदान में उतारने का काम किया है और आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भेजा है। ठाकुर अशोक सिंह जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, श्री धीरज सिंह बघेल जी, श्री धर्मेंद्र चौधरी जी, श्री प्रताप सिंह बघेल जी एक्स MLC, श्री दीपक राणा जी, श्री देवी सिंह कुंतल जी, श्री राघवेंद्र कुशवाहा जी, श्री अनिल शर्मा जी, श्री जितेंद्र जी जिला संयोजक बामसेफ, श्री संजीव शर्मा जी, श्री राजीव चक जी, श्री भगवान सिंह वर्मा जी, श्री लक्ष्मण सिंह जी, श्री सिकंदर बौद्ध, जो पूर्व अध्यक्ष थे भीम आर्मी के और आज अपने अनेक नौजवान साथियों के साथ में हम लोगों के साथ में हम लोगों की मजबूती बनाते हुए बहुजन समाज पार्टी में हमारे साथ में इन्होंने बहुत पहले माननीय बहन मायावती जी के समक्ष लखनऊ में सदस्यता ग्रहण की थी और आज इनके सभी साथी ज्यादातर उत्तर प्रदेश के इनके साथ में हम लोगों के साथ में वापस आने का काम उन्होंने किया है। श्री सुजीत सम्राट जी, श्री राहुल भटनागर जी, श्री वीरू सुमन जी पूर्व MLC, श्री अमित शर्मा जी तथा यहाँ पर श्री मुरारी लाल गोयल जी, जो एक समाज सेवी हैं, पेंट वाले हैं आगरा, सैकड़ों साथियों के साथ आज वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। श्री मोहम्मद इस्लाम जी मैनपुरी से, जो कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर और अपने सैकड़ों साथियों के साथ इन्होंने बासपा को आज बहुजन समाज पार्टी को सदस्यता ग्रहण की है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आगरा मंडल में आप जानते हैं कि 23 सीटें हैं और आज यहां जितने हमारे बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं वो ये भी जानते हैं कि 5 सुरक्षित सीटें हैं। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो 23 सीटें आगरा मंडल की हैं
और जो आगरा जिले की सीटें हैं और 5 जो सुरक्षित सीटें हैं, यहां से जाने के बाद जब हम अपनी नेता को यहां के बारे में उनको बताने का काम करेंगे, तो मैं आपकी तरफ से ये बताने का काम करूंगा कि ये 23 के 23 सीटें हम लोग उनकी झोली में डालने का काम कर रहे हैं और आगरा मंडल की हर सीट को वो गिनने का काम कर सकती हैं कि उनके जो खाता जब खुलेगा तो आगरा मंडल ऐसे भी अल्फाबेट में ए से शुरू होता है और ऐसे भी हम लोग आगरा को यहाँ पर एक तरह की राजधानी मानते हैं। लखनऊ कहने के लिए राजधानी है, लेकिन आगरा हम लोगों के लिए राजधानी है और यहाँ से हम लोग ये सभी सीटें जीत करके बहन मायावती जी को अवश्य देने का काम करेंगे। लेकिन इसके लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपका जो ये उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास बहुत कम समय बचा है, 20 दिन का समय बचा है। अगले 20 दिन के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी और जब 20 दिन के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी, 1 तारीख या 2 तारीख को होगा। पिछली बार 2017 में ये 3 तारीख को हुआ था। उसके बाद से तो चुनाव के मैदान में हम लोग होंगे, फिर चुनावी जनसभाएं होंगी, चुनाव की तैयारियां चल रही होंगी। इसलिए इस बीच में जो अगले 20 दिन आपके पास हैं, इस समय को आपको अपने लिए देना पड़ेगा। ये समय आपको अपने लिए रखना पड़ेगा। चुनाव, आप ये मत जानिए कि हमने जिनके नाम लिए हैं या जो अन्य प्रत्याशी अभी यहां नहीं आ पाए हैं वो लोग चुनाव के मैदान में हैं। हमारे लिए तो आप सभी लोग जो यहां बैठे हुए हैं वो चुनाव के मैदान में हमारे प्रत्याशी के रूप में आप सभी लोग हैं। और जब ये आप मान लेंगे कि आप प्रत्याशी हैं, जब यह सोच लेंगे कि आप प्रत्याशी हैं, तो हमें या हमारे साथियों को आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ समझाना नहीं पड़ेगा कि चुनाव में कैसे तैयारी करिए, कैसे लड़ाई लड़िए, कैसे इन सीटों को अपना जीतने का काम करिए, क्योंकि आप तो खुद ही प्रत्याशी के रूप में अपनी खुद की तैयारी कर रहे होंगे और दिन रात उसमें तन मन धन के साथ में लगने का काम करेंगे और तभी हम लोग इस मैदान को जीतने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम घूमे, आगरा में भी आए थे हम। पूरे 75 जिलों में घूमने के बाद अब हमने ये मंडलीय स्तर जो अपनी बहन मायावती जी के निर्देशों के अंतर्गत में ये सभाएं शुरू की हैं, उसमें खास तौर से सुरक्षित सीटों को लेकर के, तो ये दूसरा दौर है। लेकिन पहला दौर जो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे थे, जिस तरह से आपका उत्साह आज है, ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को तब भी देखने को मिला और पूरा उसी समय ये एक आगाज हो गया था कि आने वाला कल क्या होने वाला है। आने वाला कल बहुजन समाज पार्टी के लिए निश्चित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार से इतना आगे सो गई, इतना परेशान हो चुकी है कि वो अब मन बना चुकी है कि हमें इसको उखाड़ के फेंक देना है। जिस तरह से झूठे वादे करके, जिस तरह से धर्म के नाम पे आप लोगों से वोट लेने का काम करा, इन्होंने झूठे वादे करके आपसे वोट लेने का काम किया, लेकिन देने के लिए क्या किया? जब आप उनसे वादों की बात करने गए, चाहे वो हमारे किसान भाई हों, चाहे हमारे बेरोजगार साथी हों, चाहे हमारी महिलाएं हों, चाहे हमारे अध्यापक हों, चाहे कोई भी हो, जब वो इनके सामने गए अपनी बातों को लेकर के कि आपके वादे थे उनको कब पूरा करेंगे, तो उन्होंने कहा कि 4.5 साल हो गए, अब तो हम वादे नहीं पूरा कर सकते। और करने का काम क्या किया इन्होंने? उनके ऊपर लाठियां चलाने का काम किया, उनके सर फोड़ने का काम किया। इस तरीके से वादे पूरे करने का काम इस सरकार ने किया है। कौन सा वादा पूरा किया इन्होंने? इन्होंने महिलाओं से कहा था कि हमको वोट दे दो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। कौन सी सुरक्षा दी इन्होंने महिलाओं को? क्या हर 2 घंटे में एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ में बलात्कार होता है, दुराचार होता है? क्या यही सुरक्षा मांगी थी? आज आपके पड़ोस में क्या हुआ? हाथरस में किसी से छिपा है? किस तरीके से हमारी बेटी के साथ में पहले बलात्कार होता है और फिर जब वो उसके शरीर छोड़ देती है अपना, तो उसका मृत शरीर भी उनके घर वालों को नहीं दिया जाता है,
उनकी माँ और बहन भाई रोते रहे, बिलखते रहे कि अंतिम संस्कार तो हमें कर लेने दो, लेकिन इन्होंने नहीं करने दिया। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ से बैठकर आदेश दे रहे थे जिला मजिस्ट्रेट को कि देखो हमारे अपने लोग इसमें फंसे हुए हैं, उनको हमें बचाना है, इसलिए इस लड़की का शरीर, मृत शरीर भी मत देना। और नतीजा क्या हुआ कि मिट्टी का तेल डाल करके रात के 2:30 बजे उसके शरीर को जलाने का घृणित कार्य किया। पूरा उत्तर प्रदेश देखता रहा, पूरा देश देखता रहा और पूरी दुनिया ने देखा और हम सबके सामने शर्मसार हुए। ये वो सरकार है जिसने अभी कुछ ही दिन पहले उसी हाथरस में एक रेणु शर्मा नाम की लड़की, महिला, जो कि एक ब्लॉक प्रमुख रह चुकी है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण उससे क्षुब्ध हो गए, उसको जेल भिजवा दिया झूठे इल्जाम लगा करके। और उसके बाद क्या किया, उसको जेल में ही रखने का काम किया। जब उसको बेल मिल गई तो जेल से बाहर नहीं आने दिया, और तभी आने दिया जब उसकी जेल में मृत्यु हो गई, उसके मृत शरीर को ही घर से, जेल से बाहर आने का काम किया। ये वो सरकार है। किस तरीके से आपके पड़ोस में ही थोड़े कुछ 100 किलोमीटर दूर पे खुशी दुबे, 16.5 साल की लड़की, और उससे एक दिन पहले शादी होती है, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, और एक दिन पहले शादी होकर के घर में आई थी, उसको भी उठा ले गए। उसके पति का तो एनकाउंटर कर दिया, घर भर का एनकाउंटर कर दिया, और उसको उठा ले आकर के जेल में बंद कर दिया। और आज भी जेल में बंद है, उसकी बेल नहीं होने दे रहे हैं। उसके साथ में जो महिलाएं थी घर में काम करने वाली, उनको भी नहीं बख्शा, उनको भी ले गए। और उनको तो ले ही गए, उनके साथ में 6 साल की लड़की और 3 साल का बच्चा था, उसको भी जेल में उठा करके ले गए। ये ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। ये सरकार, याद करिए, कानून की बात करते हैं, कानून के राज की बात करते हैं। बहन मायावती जी की याद करिए, उनके राज की याद करिए। कोई भी महिला, कोई भी लड़की रात के 12 बजे भी अगर उसको घर से जाने की जरूरत पड़ती थी किसी काम की वजह से, वो हिचकती नहीं थी और घर से बाहर निकल जाती थी, क्योंकि वो जानती थी उसकी तरफ कोई गलत आंख उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी, और इस बात का भय रहता है। बहन मायावती जी जैसे ही कुर्सी पर बैठती है, जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का काम करती है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तो अपने आप ही बन जाती है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनती है, आप लोगों ने देखा होगा 2017 में वो उधर ओथ ले रहे थे और उधर वहीं पर उछल कूद उनके मंच पे मच गई थी। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल तक क्या हुआ, दहशतगर्दी, दंगा फसाद, डकैती, फिरौती, बलात्कार, हर तरीके की चीजें। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाता है। यही समाजवादी पार्टी की पहचान है। एक दो नहीं, 134 दंगे उत्तर प्रदेश में कराए समाजवादी पार्टी की सरकार ने। कराए इसलिए हम कहते हैं कि दंगे होते नहीं हैं, दंगे कराए जाते हैं। अगर दंगे कराए न जाते तो फिर बहन मायावती जी की जब सरकार थी, 5 साल की सरकार रही, एक भी दंगा फसाद क्यों नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? लोग भाईचारा बना के क्यों रहे? लोग आपस में मिलजुल करके रहे, क्योंकि बहन मायावती जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का खाली नारा नहीं देती हैं, उसको अमली जामा भी पहनाने का काम करती हैं और सबको साथ लेकर चलने का काम करती हैं। कोई भी समाज का व्यक्ति हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, अगड़ा वर्ग हो, जिसमें कि चाहे ब्राह्मण समाज हो, जिसके साथ में आज जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसी प्रकार से ब्राह्मणों के ऊपर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से इस सरकार में अत्याचार हो रहा है। 500 लोगों को मार दिया गया, 500 ब्राह्मण समाज के लोग मार दिए गए, 100 से ज्यादा एनकाउंटर कर दिए गए। जिस तरह से दलित लोग इनके निगाह में पहले दुश्मन बनते हैं, वैसे ही इनकी निगाह में जो आज की सरकार चल रही है, ब्राह्मण समाज भी अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में दहशत फैलाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे दलित समाज के और ब्राह्मण समाज के बीच में करते हैं। आपस में लड़ाने की तैयारी करते हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिल करके योजना बनाते हैं
वो एक जुमला बोलते हैं तो उसका जवाब दूसरे जुमले से भारतीय जनता पार्टी देने का काम करती है और उसके बाद आपस में एक मनमुटाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब की बार खुशी की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के लोग हों, चाहे वो जाट समाज के हों, चाहे वो पिछड़े समाज के अन्य समाज के लोग हों और चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, तो सब के सब भाईचारा बना करके आज एक साथ इकट्ठा हैं और इनके इस भड़काऊ भाषणों में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मन बना लिया है कि इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है। जिसने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और आपको अभी बताया कपिल मिश्रा ने किस तरीके से नौकरियां देने का काम किया, नौकरियां छीनने का काम किया और एक योजनाबद्ध तरीके से। वो जानते हैं कि हमको रिजर्वेशन खत्म करना है। रिजर्वेशन खत्म करने का तरीका क्या निकाला इन्होंने, आप भी सोच लीजिए। उन्होंने नौकरियां ही खत्म कर दी। जहां जहां नौकरियां मिल सकती थी, सरकारी नौकरियां, जितने भी पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन हो सकते हैं देश में, जो आपकी अपनी संपत्ति है, जो हम सबकी बनाई हुई संपत्ति है, उसको इन्होंने चुनिंदा 2-4 अपने उद्योगपतियों के हाथ में बेचने का काम कर दिया। जब उनको बेच दिया तो वहां की नौकरियां अपने आप खत्म हो गई। नौकरियां खत्म हो गई तो आरक्षण अपने आप खत्म हो गया और इसको देख करके इनको बहुत खुशी होती है। इन्होंने चाहे रेलवे हो, चाहे तेल बनाने वाली कंपनियां हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, चाहे बैंक हो, इन्होंने सब चीज को बेचने का काम कर दिया। हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी को भी बेच दिया और बेच करके सारी नौकरियां खत्म कर दी। चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, चाहे जितने भी विभाग हैं, जहां जहां सरकारी नौकरियां हो सकती थी, इसको इन्होंने प्राइवेट हाथों में बेच देने का काम कर दिया, ठेकेदारी में देने का काम कर दिया। और इनसे 10 कदम आगे तो इनकी सहयोगी पार्टी, जिसको हम कहते हैं कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, समाजवादी पार्टी, जो इनके साथ में मिलजुल करके 2003 में सरकार बनाई थी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के 37 एमएलए तोड़ करके और उसके बाद विलय कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष ने कराया था। ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी थी। कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन देकर के सरकार बनवाई थी और इसीलिए हम कहते हैं मिले रहते हैं। वो बात दूसरी है कि वो जो इन्होंने 37 एमएलए को ले जा करके मिलाने का काम किया था, वो उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक बहन मायावती जी ने हमको जिम्मेदारी दी थी उस मुकदमे को लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ से 37 वकील थे, देश के जितने भी नामी गिरामी वकील हो सकते हैं, लेकिन अंततः जीत बहन मायावती जी की हुई थी, बहुजन समाज पार्टी की हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजेस की बेंच ने हम लोगों के हक में जजमेंट दिया था और ये खुलासा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना उतावलापन था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए। और इसीलिए वो समाजवादी पार्टी है जिसको आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। याद करिए किस तरह से संसद के अंदर, राज्यसभा में तो बहन मायावती जी ने जो रिजर्वेशन में संविधान का संशोधन था उसको पास करवा दिया, उनकी हनक की वजह से पास हो गया वहां पर। लेकिन जब लोकसभा में गया तो यही समाजवादी पार्टी वाले हैं और उन्होंने इतना घृणितकार किया कि उन्होंने एक दलित समाज के अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उस संशोधन बिल को फड़वाने का काम किया था। इस बात को आपको याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखिए। जब आपके बीच में आए वोट मांगने के लिए तो उनका वो चेहरा याद करिए, उनका वो कार याद करिए और फिर सोचिए कि इनके साथ कौन सा हिसाब बराबर करना है। दूसरी तरफ एक भारतीय जनता पार्टी है जो कि इनके साथ में उसने संविधान संशोधन को विरोध करने का काम उसने भी किया था। और भारतीय जनता पार्टी ने तो सभी को धोखा देने का काम किया, खाली बेरोजगारों को नहीं, महिलाओं को नहीं, किसानों के साथ में क्या किया, किसानों के ऊपर 3 कानून लाद दिए, 3 काले कानून लाद दिए, ऐसे कानून लाद दिए जिसके तहत में ठेके में देने के लिए मजबूर हो जाए किसान और उसकी जमीन हमेशा हमेशा के लिए उन उद्योगपतियों के पास पहुंच जाए जिन्होंने उनको हजारों करोड़ रुपए दे करके चंदा दिया है चुनाव के लिए, उनके हाथ में पहुंच जाए। इसलिए उन्होंने 3 कानून बनाए। किसानों ने 15 महीने तक आंदोलन किया, हम लोग भी उनके साथ में मिल करके हम लोगों ने आंदोलन किया, संसद के अंदर भी किया, संसद के बाहर भी किया।
अंततः उनको जब चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश का, जब पंजाब का चुनाव आ गया, उत्तराखंड का चुनाव आ गया, तो उनको ये लगा कि अब तो हमारे जो एमएलए हैं वो अपने घर भी नहीं जा पा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी तो छोड़ो वो घर में भी नहीं घुस पा रहे हैं। तो उन्होंने ये 3 कानून, काले कानून वापस लिए हैं। वो भी ये कहते हुए लिए हैं कि फिलहाल हम इसको वापस ले रहे हैं। जो 700 लोगों ने शहादत दी उनके लिए अभी कोई आदेश नहीं जारी किया। जिन लोग किसान मर गए, जो 4-4 किसान के लोगों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया लखीमपुर में, उसका कोई हिसाब नहीं। उनको अभी भी मंत्री बना के रखा हुआ है। ये किसान भाई कभी नहीं भूल सकते। और जिस तरीके से उनको एमएसपी के लिए आज भी कोई कानून नहीं बनाया, ये भी हमारे किसान भाई कभी नहीं भूलेंगे। और जब वोट डालने की बात आएगी तो उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। हाथी के उसमें बटन दबा करके इनके झूठे वादे याद दिलाने का काम करेंगे। और झूठा वादा इन्होंने सबसे बड़ा क्या किया था किसानों से, हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। 5 साल निकल गए, 5 साल में 5 रुपए बढ़ाया, 25 रुपए 5 साल में चुनाव के पहले बढ़ाने का काम किया है गन्ने का। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 15 रुपए बढ़ाने का काम किया था। बहन मायावती जी ने कोई वादा किसानों से नहीं किया था, क्योंकि वो कहती हैं हम झूठे वादे नहीं करते हैं, हम तो काम करते हैं और कार्य करके दिखाते हैं। और उन्होंने किसानों की आमदनी 2 गुना करने का काम किया था। 125 गन्ना का मूल्य था 2007 में। और हमारे किसान भाई जानते हैं कि जब बहन मायावती जी ने गद्दी छोड़ी थी तो 250 करके छोड़ा था, 250 रुपए देने का काम किया था। बहन मायावती जी ने, ये लोग जाते हैं लोगों के घरों में जाते हैं, झोपड़ियों में जाते हैं, झोपड़ियों में जाकर के खाना घर से लेके जाते हैं, पहले पहुंचवा देते हैं और उसके बाद मीडिया को ले जाकर के दिखावे का काम करते हैं कि हम तो दलितों के घर में जा रहे हैं, दलितों गरीबों के घर में जा रहे हैं, उनके साथ में खाना खा रहे हैं, दिखावे का काम करते हैं। लोगों ने हमसे पूछा कि बहन मायावती जी झोपड़ी में क्यों नहीं जाते हैं। हमने उनको जवाब दिया, प्रेस के लोगों ने पूछा था, हमने उनसे कहा कि बहन मायावती जी दिखावे की राजनीति नहीं करती हैं, वो दिखावे का काम नहीं करती हैं, वो झोपड़ियों में नहीं जाती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, जो झोपड़ी में लोग रह रहे हैं उनको झोपड़ी से निकाल करके बाहर पक्के मकान देने का काम करती हैं, नौकरी देने का काम करती हैं। उनको ये लैपटॉप 12,000 रुपए का या एक मोबाइल फोन दे करके उनको अपंग बनाने का काम नहीं करती हैं। उनको वो नौकरी दे करके 50,000 से शुरुआत करा करके महीने की आमदनी कराने का काम करती हैं। उनमें और इनमें यही फर्क है। तो 2-2 कमरे के मकान बहन मायावती जी ने मानवर काशीराम जी योजना के तहत दिए थे और पक्के मकान दिए थे। और उन्होंने 1-2 नहीं 20 लाख मकान तो मुफ्त में देने का काम किया था। 80 लाख जो मकान और बन रहे थे उसको समाजवादी पार्टी ने रोकने का काम कर दिया था आने के बाद। आगरा आज जहां पर हम हैं, हमें याद है जब यहां पर मानवर काशीराम जी की योजना के तहत में सबसे पहले बहन मायावती जी आगरा आई और यहां पर उन्होंने कहा कि जो मकान बने हैं, जो दिए जाने हैं, उनको हम देखना चाहेंगे। उन्होंने देखने का काम किया, बन गए थे, बड़ा सजा धजा के अधिकारियों ने रखा था। और वो जब वहां पर गई, हम उनके साथ में थे उस समय, उन्होंने देखने के बाद में अधिकारियों को बुलाया, बड़े उच्च अधिकारी थे। उन्होंने कहा था कि लखनऊ चलेंगे और इसी तरह के मकान में हम तुमको रखने का काम करेंगे, तुम्हारा बंगला लेने का काम करेंगे। इस तरह का मकान दोगे, 1 कमरे का मकान बना रहे हो हमारे लोगों के लिए, इनको हम 1 कमरे के मकान में रखेंगे। उसी कमरे में सब कुछ था। उन्होंने उसी समय उसको योजना बदली और नक्शा अपने हाथ से तैयार कराया और 2-2 कमरे के पक्के मकान देने का काम फिर बहन मायावती जी ने किया। आगरा में जूता बनाने वाले जो हमारे साथी व्यापारी थे, उनकी समस्याओं को देखते हुए यहाँ के सभी साथियों, हम तो आए थे, उस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ था जब तब आए थे, और उन्होंने एक नया जगह बनाने का काम किया जहाँ से लोग यहाँ पर काम कर सकें, अपना धंधा कर सकें। बहन मायावती जी ने हर व्यक्ति के बारे में सोचने का काम किया, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बेरोजगार व्यक्ति हो। 23 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का काम किसी ने किया है तो बहन मायावती जी ने किया और किसी ने नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है, बद से बदतर हो गए हैं।
याद करिए विकास का काम बहन मायावती जी ने जो किया था। ये तो खाली फीता काटते हैं, ये तो खाली जाके पत्थर लगा देते हैं जब चुनाव आ जाता है कि अब हम इतने हजार करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। ये बनाने का काम नहीं करते हैं। बहन मायावती जी करने का काम करती हैं। बहन मायावती जी बना के दिखाने का काम करती हैं। आज जिस एक्सप्रेसवे से लोग चलते हैं, जो देश की पहला एक्सप्रेसवे था, वो बहन मायावती जी की देन था। यहां से गंगा एक्सप्रेस जाने का काम जो बहन मायावती जी बनाने का काम किया था, उसको रोकने का काम अदालतों में जा करके और केंद्र की सरकार ने किया था। वरना गंगा एक्सप्रेस भी बहन मायावती जी, 29,000 अंबेडकर गांव बहन मायावती जी ने समग्र विकास करने का काम किया था। 23 नए जिले बनाने का काम किया था। जब नया जिला बनता है तो उसका समग्र विकास होता है। 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज बहन मायावती जी ने बनाने का काम किया था, देने का काम किया था। हर जिले में जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के समाज लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, उनके लिए उन्होंने नौजवानों लड़कों जो पढ़ के निकलते हैं उनके लिए हॉस्टल बनाने का काम किया। वहां फ्री कोचिंग दिलाने का काम किया, जिससे ये कोचिंग लेकर के और आगे बढ़े, अपना भविष्य अपने हाथ से सुधारने का काम करें। ये बहन मायावती जी ने करने का काम हर जगह, हर जिले में, नोएडा हो, आगरा हो, लखनऊ हो, कहीं पर भी हो, हर जगह उन्होंने व्यवस्था करने का काम किया। उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया और ये समग्र विनाश करने का काम कर रहे हैं। ये खाली 300 करोड़ रुपया अपने ऊपर हर महीने इस बात के लिए खर्चा करते हैं कि विज्ञापन के लिए, मैं टेलीविजन में अखबारों पे अपना विज्ञापन छपाने के लिए 300 करोड़ रुपया महीना खर्चा करते हैं। स्कूलों में खाना देने के लिए पैसा नहीं है। अभी बच्चियां बीमार पड़ गई थी, कुछ खाना खा करके सड़ा खाना खिला दिया था, उनको खाना देने के लिए नहीं है। अस्पताल के लिए दवा देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए और चीजों के लिए नहीं है। किस तरह से कोरोना में आगरा के लोगों ने देखा है कितनी मौतें हुई हैं आगरा शहर के अंदर, सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी और लोग उपचार के लिए दवाई नहीं थी। इनके पास उसके लिए पैसा नहीं है। किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों लाख लोग मर गए, सड़कों में चलते रहे, कंधे में बच्चा लेकर के घूमते रहे। इनके पास ये नहीं हुआ उनके लिए बस लगा दें या उनको बैठाने का कोई इंतजाम करा दें, उनके खाने पानी पीने का इंतजाम करा दें। ये ऐसी सरकार है। इसलिए आपको संकल्प लेना है, आपको ये तय करना है कि अब आपको कैसी सरकार चाहिए। क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए जो किसानों को फिर से अपनी गाड़ी के नीचे कुचले, जो जा रहे हो आंदोलन के बाद वापस जा रहे हो उनको पीछे से कुचलने का काम करे? क्या ऐसी सरकार चाहिए जहां 700 किसान शहादत दें? क्या ऐसी सरकार चाहिए जहां हर 2 घंटे में महिलाओं के साथ में दुराचार हो? क्या ऐसी सरकार चाहिए जहां बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, जो पिछले 75 सालों में नहीं थी, उसको पार कर गई? जहां गरीबी, क्या ऐसी सरकार चाहिए जैसा उत्तर प्रदेश में आज है कि गरीबी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो है देश में सबसे नंबर 1 पर पहुंच गई है? ये सरकारी आंकड़ा बताते हैं। क्या ऐसी सरकार चाहिए जहां पर अध्यापक लोग जो है अगर वो अपनी मांग करें, अपने मानदेय की बात करें और प्रदर्शन करें तो उनको लाठियों से मारा जाए, उनका सर तोड़ दिया जाए, उनको खून लहू लुहान किया जाए? अगर ऐसी सरकार आपको नहीं चाहिए और आपको ऐसी सरकार चाहिए जहां कानून द्वारा कानून का राज हो और सबके बारे में देखा जाए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का एक माहौल बने, तो आपसे हमारा अनुरोध है कि अब की बार ये जो आने वाला समय है वो आप अपने लिए दीजिए और इन बातों को ध्यान से जो आपने सुना है इनको ले जा करके अपने साथियों के बीच में भी बताने का काम करिए। उनको यही छोड़ करके मत जाइएगा और आने वाले 20 दिनों को पूरी क्षमता से हमारे इन सभी साथियों को और जो हमारे अन्य प्रत्याशी हैं उनको जिताने का संकल्प लेते हुए और बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेते हुए यहां से जाने का काम करिएगा। मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले एक बार जरूर चाहूंगा कि अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो एक बार खड़े होकर के दोनों हाथों से आप इशारा कर दीजिए कि आप हमारे साथ में हैं और इस संकल्प को आप हमारे साथ में लेने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ा दिया और मुझे पूरा विश्वास। सुन रहे थे जो इस वक्त आगरा में मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी और एसपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीएसपी
सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। बीएसपी के साथ है यूपी की जनता, सबको साथ लेकर चलती हैं मायावती और 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने से मायावती को नहीं कोई रोक सकता है। ये तमाम बड़ी बातें